आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं उसमें से न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो होता है उसके पास चार्ज होता है। कभी भी हम जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंडली बोलना चाहेंगे तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन and they are combinedly called न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, कंबाइंडली हम जब इनकी बात करेंगे तो हम इनको एक साथ न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, जहां तक न्यूट्रॉन की बात है तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है और इसका जो मास होता है न्यूट्रॉन का ये लगभग होता है 1.674986 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, वही अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो आपको जैसे पता है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होता है? जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसके पास जो चार्ज है ये प्लस ई के बराबर, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज इसके इक्वल होता है। जितना कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है उतना इसका पॉजिटिव होता है। जहां तक इसके मास की बात है तो ये होता है 1.672623 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर आप मासेस पर ध्यान दें तो इन दोनों के मासेस में कोई खास अंतर नहीं है, लगभग एक होते हैं और कैलकुलेशन में हम एक मानते भी हैं। लेकिन ये कह सकते हो कि न्यूट्रॉन का जो मास है 1.674 है और ये 1.672 है, तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है ये प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो हम लगभग उसको बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है। हम लोग जब मासेस की बात करते हैं तो हम लोग जनरली मासेस को केजी में नहीं लिखते हैं, हम मासेस को एएमयू में लिखते हैं, जो आप केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में यूज करते हैं। तो हम लोग जब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मासेस की बात करेंगे तो हम इन दोनों के मासेस को इक्वल मानेंगे और इन दोनों के मासेस को 1 एटॉमिक यूनिट के इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मासेस हम 1 एएमयू के बराबर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की बात, जो कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो भी न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात है तो हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं AXZ, इसका मतलब ये रहा कि X कोई एलिमेंट है, X यहाँ पे कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, ये उस एलिमेंट का सिंबल है। जैसे आयरन होता तो Fe होता, पोटेशियम होता तो K होता, तो अकॉर्डिंगली उसका सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं। जो यहाँ पे Z है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जितना उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैटायन एनायन के पास ज्यादा या कम हो सकते हैं, बट अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो A है इसको हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को आप ये कह सकते हो कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर को जोड़ दिया जाए तो हमको मास नंबर मिल जाता है। तो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपसे मैं कहूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो
तो आप A में से Z माइनस कर दोगे तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, तो कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी तो A माइनस Z के बराबर होती है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ये एक रिलेशन से दिया जाता है आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पे आर नॉट एक कांस्टेंट है जो कि होता है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है और ये ऑब्वियसली उसका मास नंबर होता है। ठीक है, ये जो 10⁻⁻15 मीटर है इसको हम लोग 1 फर्मी भी कहते हैं। तो अगर कभी आपको फर्मी में लिख के आ जाए तो ये समझ लेना कि ये भी लेंथ की ही यूनिट है, लेकिन अगर हम मीटर में लिखेंगे तो इतना लिखेंगे, फर्मी में लिखेंगे तो इतना लिखेंगे। ठीक है, आर नॉट एक कांस्टेंट है और आर जो है वो रेडियस हो जाएगा। किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी का भी मास नंबर आपको पता है तो उसको मास नंबर पुट करके हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डेंसिटी अगर निकालनी है तो न्यूक्लियस के अंदर का जो टोटल मास है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो न्यूक्लियस की डेंसिटी आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होते कौन है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब न्यूक्लियस का जो भी मास बनेगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की हेल्प से बनेगा। तो अगर हमने कोई एलिमेंट लिया है जिसको हम AXZ लिख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने अभी माना भी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मासेस एक दूसरे के इक्वल हम लोग लेते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर अगर कैपिटल A है तो कैपिटल A का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो सम है वो कैपिटल A हो गया। अगर किसी भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास को हम स्मॉल m लेते हैं, ठीक है, और किसी के पास अगर मान लेते हैं कि 50 न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के 50 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 50 एक न्यूक्लियॉन या एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास अगर m है तो 50 न्यूक्लियॉन्स का मास 50m हो जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी का मास नंबर कैपिटल A है तो हम कहेंगे कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन का जो सम है वो कैपिटल A है। एक का मास स्मॉल m था तो टोटल मास न्यूक्लियस का कितना हम लिख सकते हैं? टोटल मास लिख सकते हैं, एक का मास स्मॉल m था लेकिन टोटल नंबर A है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस को हम क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, आर जहां पे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है। हमने रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का ये फॉर्मूला यहां पे देखा था, तो अगर हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा A इंटू एम। एम है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि हमको पता है कि उनकी वैल्यू कितनी है, इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। आर का क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो हो जाएगा आर नॉट क्यूब, और A की पावर 1/3 थी थे उस क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये A आप यहां और यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ये है M जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, जो हमको पता है कितना है। 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है और आर नॉट की वैल्यू भी हमको पता है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करके जब डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास आती है। और ये जो डेंसिटी है ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब अगर आप कॉपर के न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालें या आप यूरेनियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालें, दोनों के न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, क्योंकि मास नंबर आप देख सकते हैं कि कैंसिल हो गया। ठीक, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी आप निकालोगे तो वो फिक्स आएगी, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो कौन से हम एटम की बात कर रहे हैं, हर एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है डेंसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी। और आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंसर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो करीबन 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होता है, और इतने छोटी जगह पर अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब इकट्ठा है तो जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक,
ये हो गया डेंसिटी की बात। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग डिफरेंट तरीके से आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला हम डिफाइन करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही तो एटॉमिक नंबर आता है। तो जिनके पास Z सेम होता है उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हो सकता है कि मैंने लिखा यहाँ पे 40x, मैंने कोई भी अपने मन से लिख दिया 20, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 41x20, 42x20, क्योंकि हमको पता है कि नीचे वाला जो होता है वो Z होता है, और Z अगर इन सब का सेम है तो ये सब आइसोटोप्स कहे जाएंगे। ठीक है, इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि ये चेंज होता जा रहा है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है, तो प्रोटॉन 20 हैं तो अभी इसके पास न्यूट्रॉन भी 20 हैं, लेकिन अभी प्रोटॉन 20 है तो न्यूट्रॉन 21 हो गए, प्रोटॉन 20 है तो न्यूट्रॉन 22 हो गए। तो न्यूट्रॉन बदलते जा रहे हैं, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम है तो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका है कि P यहां पे आता है तो प्रोटॉन को सेम करना है। इसके बाद आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में N आया है, मतलब इसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। इसका मतलब A माइनस Z जो डिफरेंस है वो सबके लिए सेम होगा। तो अगर आपने एक एलिमेंट लिया है 40x20 तो ये डिफरेंस 20 का है। आपने दूसरा लिया है 41y21 तो ये डिफरेंस भी 20 का है। आपने तीसरा लिया है, मान लेते हैं कि 47w 27 तो ये डिफरेंस भी 20 का है। तो डिफरेंस जो है वो 20 का मिलना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके पास नंबर कितने हैं। हाँ, न्यूट्रॉन को सेम होना है तो न्यूट्रॉन तभी सेम होंगे जब A और Z का जो डिफरेंस है वो सब में सेम मिलेगा। ठीक है, एलिमेंट के सिंबल की जहां तक बात है, तो अगर हम ये एलिमेंट का सिंबल एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है। एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो ये सेम होगा, मतलब अगर ये कार्बन होता तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, क्योंकि ये सब के पास सेम एटॉमिक नंबर है। लेकिन एटॉमिक नंबर अगर बदल जाएगा तो ये कार्बन है तो ये कुछ और होगा और फिर ये कुछ और होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बदलने से उस एलिमेंट का सिंबल भी बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स हम उसको कहते हैं इनके पास सेम मास ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस के जो मासेस अगर सेम होंगे तो हम उनको आइसोबार्स कहेंगे। अब न्यूक्लियस के मास सेम कब होंगे, न्यूक्लियस का मास डिसाइड होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर अगर सेम है, मतलब जितने एक के पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम है उतने दूसरे के पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम है, तो कहेंगे कि वो सेम मास उनके न्यूक्लियस का होगा। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम का नंबर क्या मतलब क्या होता है, ए, मास नंबर। तो मास नंबर अगर सेम है तो एटॉमिक मास भी सेम होगा, सॉरी न्यूक्लियस का मास भी सेम होगा, और हम इसको कहेंगे कि कैपिटल ए सेम होना चाहिए। ठीक, कैपिटल ए सेम होने का मतलब 40x20 अगर एक है, दूसरा हो सकता है 40y19, तीसरा हो सकता है 40w18। तो यहां पर एटॉमिक नंबर सबका बदलता जा रहा है, लेकिन मास नंबर आप देख सकते हैं कि सबका सेम है। तो मास नंबर अगर सेम होगा तो उनको आइसोबार्स कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लो हमें, जैसे हमने रेडियस के बारे में सीखा, तो हमसे अगर पूछा गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ 70 जर्मेनियम। ठीक है, 70 जर्मेनियम मतलब उसका मास नंबर 70 के बराबर। अब इसका अगर रेडियस हमें निकालना है तो हमें पता है कि रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3। तो R इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू कितनी थी, 1.1 इंटू 10⁻⁻15, और इसका मास नंबर कितना है 70, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो ये जो रेडियस आएगा ये लगभग 4.53 फर्मी, इसके आसपास कहीं इसका रेडियस आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग आएंगे बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की कैसे होती है और कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या है,
एक्चुअली जब न्यूक्लियस बनता है, तो जब न्यूक्लियस बना तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो अगर हमें न्यूक्लियस का मास निकालना है तो हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ेंगे तो न्यूक्लियस का मास निकल जाना चाहिए। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से कि जो मास न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के मिलना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली जो न्यूक्लियस का मास मिलता है वो उससे कम आता है। इसका ये मतलब रहा कि जो मास मिलना चाहिए था वो उससे कम मिला है, तो जो मास बदल गया है या चेंज हो गया है, इसको हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो मास डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मास डिफेक्ट हो जाएगा कि कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस। कैलकुलेटेड को आप एक्सपेक्टेड भी कह सकते हो कि इतना एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि इतना होना चाहिए था, और इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेरिमेंट से जो निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने जो न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट किया न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को जोड़ के, तो हमें इतना मिलना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली जो हमको न्यूक्लियस का मास मिलता है वो कुछ और मिलता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग मास डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना है? लेट्स से हमारे पास कोई एलिमेंट है ए एक्स जेड और हमें इसका मास डिफेक्ट निकालना है। ठीक, तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करेंगे, जो हमको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? जेड इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका हो जाएगा जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं हमको पता है, ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस का मास हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, हालांकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम इन दोनों के मासेस की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे, जो कि थोड़ी सी अलग होती है, और हमने यहां से न्यूक्लियस का मास निकाला कि इतना होना चाहिए। ठीक, लेकिन हमें जब एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हमको जो न्यूक्लियस का मास मिला वो, मान लो मैं mx लिखता हूं, इतना हमें न्यूक्लियस का मास मिला, तो यहां से ये पता चलता है कि इतना होना चाहिए था बट इतना मिलता है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा इसको हम लोग मास डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने जो लिखा हुआ है, यहां पे mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन, mn जो है ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन, mx जो है ये है एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का मास हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, बट न्यूक्लियस का मास एक्सपेरिमेंट से निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, और एटॉमिक मास का मतलब ये नहीं कि हमने एटम को निकाला और उसका मास कैलकुलेट कर लिया, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये सैंपल है, इसके पास इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और इस सैंपल का वेट अगर इतना है तो एक एटम का वेट कितना होगा, हम उस तरीके से एटम का वेट निकालते हैं। ठीक, तो एटॉमिक वेट तो निकालना पॉसिबल है, बट न्यूक्लियस का वेट हम कैसे निकालेंगे? तो एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम एटम का वेट, अगर हम न्यूक्लियस का वेट निकालना चाहते हैं तो हम उस एटम के वेट में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सराउंडिंग में उसका वेट घटा दें, तो हमको क्या न्यूक्लियस का वेट आ जाएगा, न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। तो हम जो न्यूक्लियस का मास निकालेंगे तो हम एटॉमिक मास में से उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके मास को घटा देंगे, तो हमको न्यूक्लियस का मास मिल जाता है। ठीक, कई बार हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस नहीं दिए रहते हैं। अगर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो हमको एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। उस तरीके में क्या है कि मान लीजिए आपको दिया है कि एटॉमिक मास 1h1। ठीक है, ये है एटॉमिक मास, ये 1h1 का एटॉमिक मास है। ठीक, अगर ये 1h1 का एटॉमिक मास है तो इसके पास एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई है ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन होता तो ये बढ़ जाता। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? ए और जेड का डिफरेंस जो कि 0 है, तो इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। लेकिन क्योंकि ये एटम है तो इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस एटम के पास एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हमें प्रोटॉन का मास निकालना है तो हमें जरूरत है, और हमको प्रोटॉन का मास ना देके हमको इस पूरे एटम का मास दिया हुआ है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस एटम के मास में से एक इलेक्ट्रॉन का मास घटा देंगे तो क्या एक प्रोटॉन का मास आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 1h1
माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को घटा देते हैं तो हमको प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज हमें कई जगह पर करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें एक्स के, ये जो एक्स है, इसके न्यूक्लियस का मास निकालना है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा कि m ऑफ ए एक्स जेड, तो ये क्या है? ये है एटॉमिक मास ऑफ एक्स। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के हमें एटॉमिक मास के बारे में पता है, लेकिन हमें एटॉमिक मास नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यूक्लियस का मास। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एटम है ये दो चीजों से बना है, एक है न्यूक्लियस प्लस सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो इसके पास Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर जितना होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हमें न्यूक्लियस का मास चाहिए तो हम न्यूक्लियस के मास को कैसे निकाल सकते हैं? पूरे एटॉमिक मास AXZ में से अगर हम Z इलेक्ट्रॉन के मासेस को घटा देंगे, क्योंकि Z इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर चला जाएगा तो न्यूक्लियस का मास हो जाएगा पूरे एटॉमिक मास में से, पूरे एटम के मास में से अगर हम सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के मासेस को घटा देते हैं तो हमको न्यूक्लियस का मास मिल जाता है। और ये दोनों वैल्यूज निकालने के बाद अगर हम मास डिफेक्ट की जो इक्वेशन हमने यहां पे लिखी थी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना आया है? इतना आया है, तो हम यहां पे लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ 1H1 माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, डेल्टा M पे पहला टर्म Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया, प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास आपको उसको देना पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है निकालने का, तो A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सेकेंड टर्म आ गया, माइनस न्यूक्लियस का मास mx। अब अगर हम इसमें से न्यूक्लियस का मास mx माइनस करते हैं तो न्यूक्लियस का मास इतना आया है, तो हमें ये माइनस करना है, और न्यूक्लियस का मास है एटॉमिक मास ऑफ AXZ माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाता है। अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पे आएगा Z माइनस ZMe आएगा, और जब ये माइनस साइन हम अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस ZMe प्लस ZMe हो जाएगा। मतलब Z टाइम्स जो माइनस ME आया है ये प्लस ZMe आएगा, और ये माइनस ZMe आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद अब जो मास डिफेक्ट की इक्वेशन बचती है वो हो जाएगी Z टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1H1 प्लस A माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास ऑफ AXZ। अब ये मास डिफेक्ट की इक्वेशन यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, और इलेक्ट्रॉन के मास आप देख सकते हैं कि अपने आप कैंसिल हो चुके हैं। तो आपको चाहिए कि अगर उसका, उस एलिमेंट का, ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1H1 प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इस पूरे एटम का मास अगर हम घटा देते हैं तो हमको मास डिफेक्ट की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो हमें आगे कई बार मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, और मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालने का ये तरीका होगा। ठीक है, मास डिफेक्ट को वैल्यू निकालने का क्या यूज है, तो वो हम समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी में, कि मास डिफेक्ट जो निकाला इसका यूज का क्या है और ये मास डिफेक्ट से होता क्या है। कभी भी कोई न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के समय पहले आप मान के चलिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब उन सबको ला के न्यूक्लियस के अंदर हमें रखना है। ठीक है, तो हम जब न्यूक्लियस के अंदर जाके उनको रखते हैं तो न्यूक्लियस बन तो जाता है, लेकिन ऐसा करने में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और ऐसा करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में सेपरेटेड थे, वो खुद नहीं आ सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन हम उसको लाएंगे, और लाएंगे तो कुछ वर्क डन करेंगे, और लाकर हमने न्यूक्लियस के अंदर बंद कर दिया। जो न्यूक्लियस के अंदर हमने बंद किया तो उस समय की एनर्जी रिलीज होती है, इसको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कह रहे हैं। अब एनर्जी रिलीज क्यों हुई? आप ये कह सकते हो कि जो मास डिफेक्ट आया है, मतलब न्यूक्लियस का मास जो होना चाहिए था लेकिन न्यूक्लियस का मास जो हमको मिला, ये जो मास का डिफेक्ट आया है आइंस्टाइन की इक्वेशन mc स्क्वायर से ये एनर्जी, ये जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हमें
बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो हम डिफाइन उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक लिखेंगे इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस was formed from its constituents। constituents कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, which were initially separated by इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, उन सबको लाके जब न्यूक्लियस के अंदर बंद किया तो एनर्जी रिलीज हुई। जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। एनर्जी रिलीज कहां से हुई? मास कम हो गया, जितना मास आना चाहिए था न्यूक्लियस का उससे कम मास मिला, तो जो मास कम हो गया वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन और इसको हम डिफाइन करते हैं उल्टे तरीके से। ठीक है, अब न्यूक्लियस बन चुका है, न्यूक्लियस अगर बन चुका है, अब न्यूक्लियस को बनने के बाद हम इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस को तोड़ के इसके सारे एलिमेंट्स, सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस में सेपरेट कर दे। तो ऐसा करने में हमें एनर्जी न्यूक्लियस को देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देंगे न्यूक्लियस को तो वो टूट जाएगा और अपने कंस्टिट्यूएंट में अलग अलग हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी देने से ये न्यूक्लियस अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अलग हो जाएगा, उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको और दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that should be given to nucleus so that it breaks into its constituents and they separate by infinite distance। ठीक है, तो अगर हमें न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करना है तो हम एनर्जी देंगे। जितनी एनर्जी देने से वो टूट जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके रहे। एक तरीका क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इनफाइनाइट से लाके न्यूक्लियस बनाया, एनर्जी रिलीज हुई, जो रिलीज हुई वो बाइंडिंग एनर्जी है। जो रिलीज हुई वापस जाके न्यूक्लियस को दे दो, तो न्यूक्लियस को दे दो, न्यूक्लियस फिर से टूट जाएगा, इसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये मैथमेटिकली कहां से निकलती है, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू क्या है? तो मैथमेटिकली आपको बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू लिखनी है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक, जितना मास डिफेक्ट हुआ है, जितना मास कम हुआ है, वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब हम लोग डेल्टा एम जनरली एएमयू में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेल्टा एम की वैल्यू हम लोग एएमयू में कैलकुलेट करेंगे और जो एनर्जी होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एक्चुअली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मास हमने एएमयू में लिया है तो ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाती है 931.46 इंटू डेल्टा एम और इसकी यूनिट होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको अगर एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो 931.46 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ 931 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सही रिजल्ट आता है। एग्जैक्ट वैल्यू 931.46 है। इसको डेल्टा एम जो मास डिफेक्ट आया है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल 4He2 का न्यूक्लियस होता है। फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, मास ऑफ 1H1 एटम दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ 4He2 दिया है। हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, 4He2 की। तो अभी हमने एक रिलेशन सीखा था डेल्टा एम निकालने का। हमने यह सीखा कि जो डेल्टा एम की वैल्यू हम निकालते हैं ये हो जाता है Z कितना है 2 है और A है 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या था रिलेशन, याद है आपको? Z टाइम्स ऑफ मतलब 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1H1
ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता था प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस एटॉमिक मास ऑफ जिसका हमें निकालना है 4He2। ये रिलेशन हमने अभी सीखा था निकालने का। तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1H1, 1H1 का मास दिया है 1.007826 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये है 1.008665 माइनस मास ऑफ 4He2, और 4He2 का मास दिया है 4.00260। ये सब एटॉमिक मास यूनिट में है। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एम की, तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.30338। ठीक है, ये इसका डेल्टा एम निकल के आया एटॉमिक मास यूनिट में। और हमको पता है कि अगर हमको डेल्टा एम निकल गया है तो हम बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है, हमें डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देना है 931.46 या 931 से भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये वैल्यू आपको मिलती है 28.3 और इसकी यूनिट होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेल्टा एम निकाला, जो तरीका आपको बताया था बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा एम को 931 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी निकालना सीखा, मास डिफेक्ट क्या होता है वो सीखा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और जो आइसोटोन्स आइसोबार्स ये सब के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ा और समझेंगे क्या है, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, और फिर इसको करने के बाद फिर हम लोग रेडियो एक्टिव डिकेज में बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट जो डिकेज होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा में भी 2 डिकेज होते हैं, बीटा माइनस, बीटा प्लस, गामा डीके, ये सब की डिकेज के बारे में भी हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है।